हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने सीखा इतिहास जानने के कुछ प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। आज हम जानेंगे, अपने पाठ्यक्रम की तरफ आज चलेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण आपका 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, जिसके चलते हमें शुरुआत करनी है लेखन कला और शहरी जीवन से। हमें शुरुआत करनी है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन। सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति और उसका विकास अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। जीवों की उत्पत्ति और उसका विकास सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति और उसका विकास भी अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। जहाँ तक बात आती है लेखन कला और शहरी जीवन की, तो लेखन कला और शहरी जीवन का विकास और शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। आपके यहाँ है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, उसके समकालीन या उसके पहले एक सभ्यता विकसित हुई जिसे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेसोस, जिसका अर्थ होता है मध्य। इसका अर्थ होता है मध्य। मेसोस का अर्थ होता है मध्य। और दूसरा शब्द है पोटोमैस। पोटोमैस जिसका अर्थ होता है नदी। जिसका अर्थ होता है नदी, अर्थात मेसोपोटामिया का अर्थ है नदी के मध्य का भाग, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता है। यह दो नदियां कौन कौन सी हैं? एक है दजला और दूसरी है फरात। इस प्रकार दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र, दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा, ये मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटोमैस से मिलकर बना है। ये किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। ये जो है मेसोस और पोटोमैस, ये ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता है। इस सभ्यता का आधुनिक काल में यदि हम देखें तो यह सभ्यता आधुनिक इराक गणराज्य में पड़ती है। आधुनिक इराक गणराज्य में यह सभ्यता पड़ती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। दोहरा रहे हैं, देखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। जिसका साहित्य प्रसिद्ध होगा, जिसकी खगोल विद्या प्रसिद्ध होगी, वो सभ्यता अपने आप ही प्रचलित हो जाएगी, वो सभ्यता अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाएगी। इसी कारण मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य, चूँकि यह सभ्यता इतनी विकसित थी, इसका साहित्य इतना विकसित था, यह इतना संपन्न सभ्यता थी, उसी के कारण इसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा उत्तरी सीरिया एवं तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। कहाँ कहाँ फैला? इसकी सभ्यता फैली पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश, तुर्की व सीरिया, तुर्की व सीरिया। कब फैली? लगभग
लगभग 2000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व, आज चल रहा है 2020, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 4020 साल पहले यह सभ्यता पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश तुर्की और सीरिया की तरफ फैली, लगभग 4020 साल पहले, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच जब आपकी सभ्यता फैलेगी तो आपके आसपास जितने भी राज्य रहेंगे उन सबके बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित होगा? क्योंकि आपकी सभ्यता फैल रही है, आप अपनी सभ्यता फैला रहे हैं, तो कैसा संबंध स्थापित होगा? मधुर संबंध स्थापित होगा, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। चूँकि सभ्यता विकसित थी, इसका साहित्य विकसित था, इसकी खगोल विद्या विकसित थी, तो यह सभ्यता पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश तुर्की सीरिया के साथ साथ मिस्र के फराओ तक फैली 2000 ईसा पूर्व, और इन सब में मिस्र की भाषा में ही लिखा पढ़ी होने लगी। तो आप इसके आगे देखेंगे, जहाँ तक इतिहास हमें ज्ञात है, यानी कि अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भागों को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिणी भागों को जो शहरीकृत थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरीकृत दक्षिणी भागों को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। सुमेर और अक्कद कहा जाता था। सुमेर लोगों की प्रचलित भाषा थी सुमेरिया। जो सुमेरियन भाषा थी वह सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। एक समय आया 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता का एक शहर था। बेबीलोन यह एक प्रसिद्ध शहर बन गया, तो इस दक्षिणी प्रदेश को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। बेबीलोनिया कहा जाने लगा। 2000 ईसा पूर्व की बात है। उसके पहले दो प्रमुख शहर हुआ करते थे जो शहरीकृत थे, सुमेर और अक्कद। लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन शहर विकसित हुआ, तो इस शहर को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया। लगभग 1000 ईसा पूर्व, अगली सूचना है, लगभग 1000 ईसा पूर्व जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया, तब उसे असीरिया कहा जाने लगा। लगभग 1000 ईसा पूर्व या 1100 ईसा पूर्व, लगभग शब्द आया है, तो लगभग 1100 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व जब असीरियाइयों ने असीरियाई राज्य की स्थापना की, चूँकि उन लोगों ने उत्तर में असीरिया राज्य की स्थापना उत्तर में की, मेसोपोटामिया के उत्तर में, मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ तक प्रचलित थी, तो उत्तर में उन्होंने असीरियाई राज्य की स्थापना की। उस प्रदेश अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस प्रदेश तक फैली हुई थी, उस प्रदेश की सर्वप्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरियन या सुमेरियाई। पहली ज्ञात भाषा थी मेसोपोटामिया सभ्यता की, मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियाई थी या सुमेरियन थी। पहली ज्ञात भाषा सुमेरियाई या सुमेरियन थी, जिसको सुमेरी भी कहा जाता था, चूंकि दो प्रमुख शहरीकृत शहर थे, एक था सुमेर और दूसरा था अक्कद। जब अक्कद के निवासी दक्षिण में जब अक्कद के निवासी आए, तो उनकी प्रमुख भाषा क्या थी? अक्कदी।
उनकी प्रमुख भाषा थी अक्कदी। तो धीरे धीरे इस भाषा का स्थान किसने लिया? अक्कदी भाषा ने। लगभग 2400 ईसा पूर्व, लगभग 2400 ईसा पूर्व जब सुमेरियाई सभ्यता से तात्पर्य मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में अक्कद के लोग आए तो उन्होंने अपनी भाषा अक्कदी का प्रचार प्रसार किया, तो इसका स्थान लिया अक्कदी भाषा ने। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय, सिकंदर का जो काल था, अक्कदी भाषा सिकंदर के काल तक अक्कदी भाषा सिकंदर के काल, सिकंदर 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक, अक्कदी भाषा सिकंदर के काल तक अपने कुछ बदले स्वरूप के साथ प्रचलित रही। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक अपने कुछ बदले स्वरूप के साथ प्रचलित रही। इसके पहले कौन सी भाषा थी? सुमेरियाई भाषा। 2400 ईसा पूर्व में जब अक्कद के लोग आए, अक्कद नामक स्थान पर अपना अस्तित्व जमाया, तो उन्होंने अपनी भाषा अक्कदी का प्रचार प्रसार किया। अक्कदी भाषा 336 ईसा पूर्व से लेकर के आए थे कब? 2400 ईसा पूर्व तक। 2400 ईसा पूर्व में वे आए थे और यह भाषा कब तक अपने बदले स्वरूप के साथ प्रचलित रही? सिकंदर के काल तक अपने बदले स्वरूप के साथ यह प्रचलित रही। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे आरमाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ। 1400 ईसा पूर्व में इधर ये भाषा आ रही है, लेकिन उसके पहले 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। आरामाइक भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। हिब्रू भाषा से मिलती थी। हिब्रू भाषा वह भाषा है जिस भाषा में शुरुआती बाइबल लिखी गई है। शुरुआती बाइबल लिखी गई है। हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी कौन? आरामाइक भाषा। आरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। हिब्रू भाषा वह भाषा है जिस भाषा में शुरुआती बाइबल लिखी गई है। अब आप आगे देखेंगे 1000 ईसा पूर्व के बाद यह भाषा अर्थात आरामाइक भाषा 1000 ईसा पूर्व के साथ चलती रही, अपने बदले स्वरूप के साथ धीरे धीरे लोगों के चलन में रहा और आज भी इराक के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। आरामाइक भाषा 1000 ईसा पूर्व तक व्यापक रूप में बोली जाने लगी थी। आरामाइक भाषा 1000 ईसा पूर्व तक व्यापक रूप में बोली जाने लगी थी। यह भाषा आज भी प्रचलित है। अपने बदले स्वरूप के साथ यह भाषा इराक के कुछ क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत। आप ध्यान दें कि यह सब हमें कैसे पता चला। यह सब पता चला हमें पुरातत्विक खोजों के बाद। बदले स्वरूप के साथ भाषा चलती रही या हमें पट्टिकाएं मिली होंगी तो हमें पता चला होगा। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया में
पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1840 में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई। 1840 में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई। वहाँ एक दो स्थल ऐसे हैं जिन पर लगभग 10 वर्षों तक खोज जारी रहा। दो स्थल ऐसे हैं जैसे उरूक और मारी। दो स्थल ऐसे हैं जहां लगभग 10 वर्षों तक उत्खनन कार्य चलता रहा, पुरातात्विक खोज होती रही। भारत में आप देखेंगे, भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां इतने लंबे समय तक यह कार्य हुआ हो। दो स्थान उरूक और मारी ही ऐसे हैं जहां 10 वर्षों तक या उससे ज़्यादा समय तक उत्खनन कार्य चलता रहा। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? क्योंकि जब उत्खनन कार्य होता रहेगा तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा। इसके फलस्वरूप इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, सिक्कों, धातुओं, कब्रों, औजारों का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन प्राप्त हुआ। अर्थात इन सब के अतिरिक्त हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज भी प्राप्त हुए जिन्हें पढ़कर हम इतिहास का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें वहाँ पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 में हुई। यूरोप के जो निवासी थे वे मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा जुड़ाव अपने आप को महसूस करते थे। क्योंकि बाइबल का एक पहला अंश जो है ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल ग्रंथ का पहला जो अंश है ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई बातों को अक्षरशः मानते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें लिखी हुई थी वो अक्षरशः मानते थे। आपको एक उदाहरण दूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि एक भारी जल प्लवन हुआ जिसके फलस्वरूप सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मारे गए। केवल एक व्यक्ति बचा, नोआ, जिसे ईश्वर ने चुना था। केवल एक व्यक्ति नोआ बचा जिसे ईश्वर ने चुना था। क्योंकि ईश्वर को पता था कि भारी विनाश होने वाला है, तो नोआ को उन्होंने चुना ईश्वर ने, और नोआ ने एक बड़ी सी जहाज़ बनाई। उस जहाज़ में सभी जाति के एक एक जोड़ों को रख लिया, पक्षियों का एक जोड़ा, बिल्लियों का एक जोड़ा, इसी तरह से सभी जाति के एक एक जोड़ों को उसने जहाज़ में रख लिया। ये बाइबल के अनुसार बाइबल का पहला अंश जो है ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी कहानी बताई गई है कि नोआ ने सभी जाति के एक एक जोड़ों को रख लिया, भारी जलप्लवन हुआ, उसके पश्चात पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। फिर हमारा बचा केवल नोआ और जो उसने जहाज में रखे जीव रखे थे वो। आप अपने यहाँ भी ये कहानी सुने होंगे और आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा, तो उसमें भी लिखा गया है कि भारी जलप्लवन हुआ था, मनु और श्रद्धा दो ही लोग बचे थे इस पृथ्वी पर। तो अलग अलग साहित्य, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग सोच। तो इसी तरह ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है कि बुक ऑफ जेसिस में सिमार का उल्लेख है। सिमार अर्थात सुमेर, अर्थात ईंटों का बना नगर। ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेसिस में लिखा गया है सिमार अर्थात सुमेर, अर्थात ईंटों का बना नगर। तो ये लोग इसे अपना ही मानते थे, अपने पूर्वजों का मानते थे। जो यूरोप के वासी थे, यूरोप अर्थात ब्रिटेन और अन्य उसके गणराज्य, ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को अपने पूर्वजों का मानते थे, इसे अपने पूर्वजों का घर मानते थे। तो 1873 में जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, 1873 में एक ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश म्यूजियम को ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश म्यूजियम को एक धनराशि जारी की कि आप इस पट्टिका का खोज करिए। चूँकि बाइबल में लिखा गया है कि एक पट्टिका है, जिस पर यह बताया गया है कि केवल नोआ बचा था और सब मारे गए थे। तो ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश म्यूजियम को धनराशि हस्तांतरित की, धनराशि दिया कि आप जाएं ओल्ड टेस्टामेंट की बातों का जो वहाँ लिखा गई है उसको
खोज करें, क्योंकि तब तक 1873 के दशक में 1870 के दशक में यूरोपवासी ओल्ड टेस्टामेंट की सभी बातों को अक्षरशः मानते थे। और समय आया 1960 का। 1960 आते आते यूरोप के जो वासी थे वो उसकी सभी बातों को अक्षरशः मानने से इनकार कर दिए। 1960 के दशक में यह समझा जाने लगा कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सत्य नहीं हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानी है वो अक्षरशः सत्य नहीं है। ये इतिहास में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपने ढंग से बताती हैं, अपने ढंग से प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ तक हमने आज सीखा कि सुमेरिया या मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं लगभग समान थी। सुमेरिया अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामैस, अर्थात दो नदियों के बीच का शहर या नगर। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियां कौन सी हैं? दजला और फरात। यह अब कहाँ पड़ता है? आधुनिक इराक गणराज्य में। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई थी? 1840 के दशक में हुई थी। ठीक, तो आप लोग इसको सीखिएगा और आगे की शेष बातें हम अगले वीडियो क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।